आई थिंक मेरे जो पूरा करियर ग्राफ है उसमें देखेंगे तो एक दौर ऐसा आया था जब मैं लिखता था, किताबें लिखता था। तो जब मैं लिखता था तो उस समय एक दौर ऐसा आया था कि मुझे लगता था कि मैं कितना लिखूंगा, बस करो अब हो गया, बहुत लिख लिया। लेकिन फिर एक चीज समझ में आई लाइफ में कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स एंड स्वीट कजन ऑफ मास्टरी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो काम कभी ना किया हो वो काम हमेशा डर के नहीं करके आता है। कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़े बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा है आपके पास। तो इट इज़ ऑल अबाउट वन थिंग, इट स्टार्ट्स विद एम, इट एंड्स विद टी, माइंडसेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे। कोई अपने घर में, कोई बागान में या तूफान में या चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और हमसे कुछ सीख रहा होगा, इस वीडियो से कुछ सीख रहा होगा और इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को चेंज कर रहा होगा। आज ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इंटरनेशनल स्पीकर हैं, कई स्पीचेस दिए हुए हैं, कई कॉलेजेस में, कई स्कूल में, कई कॉर्पोरेट्स में उन्होंने ट्रेन किया हुआ है। इनकी जो बोलबाली है सारा एक्शनेबल चीज़ों पे है। कैसे आप अपनी बोली की कला को सेट कर सकते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा और लंबा न खींचते हुए, और हम ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि आज तक सर ने शेयर नहीं की है कहीं पर भी, किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी लाइव स्ट्रीम में। तो मिलते हैं सर, ऑथर शेरी सर। हेलो सर, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द शो सर। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर, आपसे मिलने की तमन्ना पूरी हो गई। और मैंने एक बात जो कही है इसमें, जो आज तक आपने कभी नहीं कही और कहीं नहीं बताई है, आज हम ऐसी बात करने वाले हैं। प्लीज़ आपको जो लगता है और ऐसी बातें, कुछ क्वेश्चन हो, प्लीज़ अभी कमेंट करके जरूर पूछें, स्टार्टिंग में ही पूछें। क्यों नहीं, श्योर। सर, थोड़ा आप बताएंगे अपने बारे में, अपने मुंह से कुछ। मेरा नाम ऑथर शेरी है और मैं एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच हूँ। और मैं पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग कंसल्टिंग के बिजनेस में हूँ। पिछले 18 साल से मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। ओवर 1 लाख पब्लिक स्पीकर्स हैव ट्रेन्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड, इट्स मोर देन 1 लाख। और एक मिशन है मेरा, 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स बाय 2030। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को अगर 10 लाख यूथ लीडर्स मैं दे सकूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है 2047 का, जिसमें 100 साल इंडिपेंडेंस के पूरे हो रहे हैं, और उसमें एक छोटा सा योगदान ऑथर शेरी का भी हो जाए विकसित भारत में, जिसमें इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर बन सके। और मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग जो बोलने की कला है, वो बोलने की कला अगर कोई सीख जाए, वो कम्युनिकेशन स्किल कोई सीख जाए, वो कम्युनिकेशन स्किल उस इंसान की लाइफ बदल सकता है, उसकी सोचने की ताकत को और बढ़ा सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया की जो, या इंडियंस की जो एक रेपुटेशन है, वो कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है। तो अगर मैं उस ग्लोबल सॉफ्ट पावर पे इंडियंस को ट्रेन करके, उनको मोटिवेट करके एक ऐसा स्पीकर बना दूं जिससे वो ना सिर्फ हिंदुस्तान का नाम रोशन करे बल्कि अपने परिवार का नाम भी रोशन करे, तो उससे बड़ा काम मैं नहीं समझता कि कोई हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है। एक छोटा सा ये योगदान इस इंडियन की तरफ से हिंदुस्तान के लिए है। इसलिए मैं कभी कोई डायस्पोरा नहीं बनना चाहता। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता कि मैं अगर आज एक स्किल सीख गया हूँ या भगवान ने मुझे वो क्षमता दी है कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंडिया में रह के इंडियंस को मोटिवेट करूँ ताकि ग्लोबल लेवल पे हिंदुस्तान का नाम हो। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया सर। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की स्किल्स, इस तरह की बोली, इस तरह की समझ चाहिए, तो प्लीज़ अभी कमेंट करके बताएं कि यस मुझे भी चाहिए। और एंड तक, लास्ट तक वीडियो देखिए, जब जाके आपको सीक्रेट मिलेगा जो सर बातें एक्सपीरियंस शेयर करने वाले। तो सर, आज का जो एजेंडा है, हमने टॉपिक किया था एक्शन एजेंडा, एक्शन ओरिएंटेशन, हमने बातें की थी, और कुछ स्टोरीज पे बातें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते सर। छोटे क्वेश्चन सर। कैन यू शेयर अ स्टोरी फ्रॉम अर्ली लाइफ वेयर टेकिंग और नॉट टेकिंग एक्शन टॉट यू अ बिग लेसन? आपने कोई बड़ा एक्शन लिया या ना लिया जिससे आपको बड़ा लेसन मिला हो? एक 2013 का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। ये ऐसा वक्त था मेरी लाइफ में जिस समय मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। 128-130 किलो का वजन था मेरा। तो मैं उस समय सोचता था कि मैं पतला कैसे होऊंगा। मेरे दिमाग में दिन रात एक ही सवाल चल रहा है, मैं पतला कैसे होऊंगा। अच्छा। क्योंकि उस समय हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अपने आप से हेट करने लग गया था। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर आपको वाकई पानी है तो वो है सेल्फ लव।
अगर आप अपने आप से प्यार करना सीख गए, हाँ, उससे बेहतर माइंडसेट, उससे बेहतर स्टेट ऑफ माइंड, उससे बेहतर एबिलिटी आपको आगे बढ़ने के लिए मिल ही नहीं सकती लाइफ में। सेल्फ लव इज द ग्रेटेस्ट पावर। वाह, तो मुझे जब सेल्फ लव के बारे में समझ में आया, एक दिन क्या हुआ, आई थिंक बरसात के दिन थे और काफ़ी तेज बरसात हो रही थी बाहर, और मैं ऐसी काफ़ी उदास था, काफ़ी डिमोटिवेटेड फील कर रहा था, काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा था। उस दिन मैं खड़ा हुआ, अंदर से एक आवाज़ आई, शीशे के आगे खड़ा हुआ और देखा, अपने आप को देखने लग गया ध्यान से। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने आप को नहीं देख रहा, मेरे अंदर का एक पर्सन मेरे बाहर के पर्सन को देख रहा है। अच्छा, और मेरे अंदर का पर्सन मेरे बाहर के पर्सन से ये बात कर रहा है कि ये तू क्या कर रहा है, ये तूने क्या हाल बना लिया अपना, क्या तू ऐसे दिया, क्या ऐसे जिएगा अपनी लाइफ, क्या ऐसे आगे बढ़ेगा लाइफ में। यू हैव टू टेक चार्ज, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी। जब आप अपनी डेस्टिनी का चार्ज लेते हो लाइफ में, आपके अंदर से आवाज आती है, तो एवरीथिंग हैपेंस फ्रॉम विद इन। आपके अंदर से जब आवाज आती है ना किसी चीज को करने की, उसके बाद चीजें बाहर होती है। आपके अंदर से अगर कोई आवाज आ रही है कि मुझे करना है काम, दुनिया का कोई भी हो, मेरे केस में तो मुझे पतला होना था, लेकिन दुनिया का कोई भी काम हो, उसकी शुरुआत हमेशा अंदर से ही होगी। एवरीथिंग हैपेंस फ्रॉम विद इन। तो जब अंदर से आवाज आई, मैंने बाहर के व्यक्ति को देखा, उस समय एक सेल्फ अलाइनमेंट फील हुआ, और इसी स्टेट को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मुझे अंदर से अवेयरनेस आई कि हाँ, शायद मैं काफी कुछ गलत कर रहा हूं और मुझे इसको ठीक करना है। तो बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा, ना मौसम बदलेगा, ना दिन बदलेंगे, ना लोग बदलेंगे, ना किसी का व्यवहार बदलेगा, ना देश बदलेगा, ना सरकार बदलेगी। बदलेगा तो क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट। एग्जैक्टली। और वो माइंडसेट जैसे ही बदला, उस समय जो शिफ्ट आया, एक पैराडाइम शिफ्ट आया मेरे माइंडसेट में, वहां से फिर शुरुआत हुई जल्दी उठने की, जिम जाने की, पहले वॉक करने की, फिर रनिंग करने की, फिर जिम जाने की, फिर वेट लिफ्टिंग करने की। अच्छा। और फिर डाइट पे कंट्रोल आ गया, न्यूट्रिशन पे कंट्रोल आया। तो धीरे धीरे उस मोमेंट ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया। और फिर मैं बीच बीच में काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल स्पीकर्स थे, जैसे जॉन असारफ हैं, और या फिर लेस ब्राउन है, या ब्रायन ट्रेसी हैं, इन लोगों की कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस थे जो मैं सुनता था, तो मुझे मोटिवेशन मिलता था, मुझे मैनिफेस्टेशन की तरफ कनेक्शन फील होता था। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे समझ में आया कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में दिल से चाहें और उसके बारे में हम प्लानिंग करें और उसके बारे में हम एक्शन लेना शुरू कर दें, तो पूरी कायनात का ये फर्ज बन जाता है कि वो आपकी मदद करे। फर्ज बन जाता है क्योंकि वो आपने अंदर से क्रिएट कर लिया। क्योंकि आपने उस चीज़ को एनर्जी दे दी। एवरीथिंग अराउंड हैपेंस विद एनर्जी। तो मेरी इस कहानी से बस यही सबसे बड़ी सीख है, बदल डालो वक्त को या खुद को बदलना सीखो। बदल डालो वक्त को या खुद को बदलना सीखो। मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में चलना सीखो। इस डायलॉग से आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं आपका इसका रिव्यू। हर हाल में चलना सीखो, मतलब दैट मीन्स यू हैव टू टेक द एक्शन एनी हाउ, वो जो कि अंदर से निकलेगा। आप एक चीज समझिए, कोई गिर जाता है तो क्या होता है? गिर जाता है, उसे उठना होता है। बिल्कुल। और उसे चलना होता है। अगर लाइफ की कोई सबसे बड़ी समस्या आपके पास आ गई, आपके घर में पैसे की कमी आ गई, आपके पास जॉब नहीं है, आप लाइफ में बहुत अच्छा व्यापार कर रहे थे, किसी तरीके से आपका लॉस हो गया और आपने उस बिजनेस को करना बंद कर दिया, आप डिमोटिवेटेड बैठे हैं, तो एक ही चीज करनी है, फिर से चलना है। गिर गए तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। तो फिर से चलना ही तो है, फिर से रास्ता मिलेगा, फिर से वो एनर्जी आएगी। हरकत में बरकत है ना, अगर हरकत में रहेंगे तो बरकत रहेगी। तो हरकत में आना है, लोगों से मिलना है, बात करनी है। 24 घंटे आपके मन में एक ही बात होनी चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका गोल आपके सामने होना चाहिए, और लाइफ फिर वैसी ही इंक्लाइन हो जाती है। फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस बात में इंटेंट क्लियर है, उस थॉट में प्योरिटी है, और उस काम में लगन है। क्या बात है, उठकर बस चलना है, हरकत में बरकत है, और लगे रहिए, फिर सब कुछ आसपास चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आई थिंक आपका सर जो पहला क्वेश्चन हमने जो किया, आपका जो फर्स्ट एक्शन, आपने अपने आप से बात की, बाहर गए और सब कुछ स्टार्ट कर दिया कि मुझे करना है।
ये सब भाड़ में जाए, मौसम, तूफान, आंधी, बादल आते रहेंगे, लोग बकवास करते रहेंगे, आई विल डू माई एक्शन। ग्रेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते सर। टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन यू स्केर्ड टू एक्ट। स्केर्ड, आई थिंक ये थोड़ा अटैच है, बट स्टिल पुश्ड योरसेल्फ फॉरवर्ड, व्हाट हैपेंड देन? ये ऐसे मोमेंट तो बहुत सारे आए हैं, कोई बड़ा मोमेंट सर? जो अभी बड़ा मोमेंट एक ऐसा याद आ रहा है कि जब मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था, उस समय मेरा स्टार्टअप बहुत बड़ा फेलियर हो गया था। अच्छा। क्योंकि क्लाइंट्स नहीं आते थे। तो उन दिनों क्या हुआ कि मेरे माताजी उस समय अलाइव थे। तो एक बारी मैं बालकोनी में खड़ा होके काफ़ी उदास खड़ा हुआ था। तो माँ एक ऐसी शख्सियत बनाई है उस ईश्वर ने, उस प्रभु ने, जो आपकी आंख में से पढ़ के ये बता देगी कि आप क्या सोच रहे हो। एग्जैक्टली सर। अगर आपकी माँ ने आपकी तरफ नज़र डाल दी और निगाह डाल दी कि आज मेरे बच्चे की कामयाबी होगी, तो कामयाबी होनी ही होनी है। और मैं आपके इस पॉडकास्ट पे एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल वक्त में आ जाओ, अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके उस काम को करने जाना। मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, वो काम सिद्ध होगा। उस काम को करने में भगवान भी आपकी मदद कर देगा कि यार ये लड़का, ये बच्चा, ये बच्ची अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके आई है, इसका काम नहीं रोकना, बाकियों का काम बाद में करेंगे, इसका काम पहले कर दो। माँ बाप के चरण स्पर्श में भी इतनी ताकत है। क्या बात है। उनका होना तो बहुत बड़ी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल का यूथ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ यूथ ऐसा है जो अपने माँ बाप के वजूद की परवाह ही नहीं करता। अरे उससे जाके पूछो जिसके पास माँ नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है, उससे पूछो माँ और बाप का होना क्या होता है। तो मेरे पास उस समय माँ थी। मेरी माँ ने मेरी आंखें पढ़ी और बोला आज तू परेशान लग रहा है, सर मुझे लगता है सच बता। ये परेशान वाली बात ऐसे होता है कि हम आंखें चुराते हैं जब हम नहीं चाहते हैं दिखाना। तो मैंने ऐसे बोला, मैं नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, अच्छा। कुछ नहीं हुआ। तो नहीं, तू क्यों रो रहा है ना, तू अच्छा, तू रो रहा है ना। हाँ। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा बिजनेस ऐसी है, अभी स्टार्ट किया, आपको पता है। हाँ। 6 महीने हो गए, कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं है। तो कहती तू क्या सोच रहा है अभी? मैंने कहा सोच क्या रहा हूँ, एक क्लाइंट आ जाए, क्लाइंट ने पेमेंट देनी है, आके वो क्लाइंट आके कोर्स पे एनरोल करे और बस। कहती चल तू जा, आज तेरे लिए मैं प्रे करूँगी, अच्छा, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा। मैंने कहा मम्मी क्या, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करो, हर चीज़ में रिलीजियस नहीं होते। हाँ। मतलब आप प्रे करोगे और काम हो जाएगा तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है मैं हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता सब कुछ। कहती मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना, तू जा। अच्छा। मैं चला गया। तथास्तु, जाइए। तथास्तु जाइए। मैं अपने ऑफिस गया। जब मैं अपने ऑफिस गया, घड़ी में 1 बज गया, किसी का फ़ोन आया मुझे। अच्छा। किसी क्लाइंट का फॉलोअप कॉल आया और उस क्लाइंट ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ और मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। अच्छा। और वो मिलने आया और वो मुझे पेमेंट देके कोर्स में एनरोल करके चला गया। और उसके ठीक आधे घंटे बाद करीबन 1:30 बजे मेरी माताजी का फ़ोन आया, और बेटा खाना खा लिया? मैं कहा बस खाने लगा था अभी। कहती बेटे काम हो गया? काम हो गया? मैंने कहा हाँ जी हो गया। क्या बात है। माँ ना आपकी आंतड़ों के साथ जुड़ी हुई है। माँ जानती है मेरा बच्चा किस राह पे जा रहा है। बस सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपको दिल से मेहनत करनी है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है ना इस दुनिया का, अगर आपको लगता है कि आप स्किल नहीं है आपके पास कोई, तो एक स्किल तो है ना, भगवान ने आपको दिया। आपके हाथ, पाँव, सिर, आंख, नाक, कान, मुंह तो ठीक है ना। बिल्कुल। हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क 10-20% ज़्यादा करो। अगर कोई इंसान 8 घंटे काम कर रहा है तो आपके पास ये स्किल तो है ना कि आप 9 घंटे काम कर सकते हो। करो ना, 10 घंटे करो ना, 12 घंटे करो ना, 14 घंटे करो ना। तो स्किल आपको उस फेस में अपने आप आ जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक एवरेज आदमी से ज़्यादा काम कर रहे हो। वो स्किल जिसमें आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें दिमाग, मन, दिल, आत्मा सब अपने आप जुड़ेगा और आपका स्किल डेवलप होगा ही होगा। ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। होगा ही होगा। होगा। यस। तो ये जो किस्सा है मेरी माता जी का, ये मैं जब भी बताता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है। जब आप डरे थे, मैं जो मैंने लाइन बोली, क्वेश्चन पूछा, इस टाइम आप डरे में थे, सहमे थे, और आपकी माँ ने वो आपकी हेल्प की थी। सहमा ही था ना, क्योंकि क्या होता है जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखते हो आप। लाइफ इज नॉट सो इजी इन बिजनेस। आपको हर रोज कुआं खोदना और पानी पीने वाला हिसाब होता है, और आप अपने लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ये सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि क्या आप उतने कैपेबल हो कि कोई आपसे कोई सामान खरीदे या सर्विस ले।
तो आप अपने आप कभी कभी क्या होता है, आप अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट करने लग जाते हो कि मैं ये काम ठीक भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक बिजनेस में हूँ या नहीं हूँ, कहीं मुझे बिजनेस तो नहीं बदलना पड़ेगा, कुछ चेंज तो नहीं करना, क्लाइंट तो चेंज करना। फिर आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं कि यार जॉब में वापस चले जाते हैं, तो एटलीस्ट इनकम तो आ रही थी लगातार, एटलीस्ट वहाँ पे एक नपी तुली इनकम आ रही थी, फिक्स्ड इनकम थी। लेकिन जॉब की इनकम में अफीम की तरह होती है ना, 30 तारीख को अफीम मिलती है, उसके बाद फिर 30 दिन के लिए नशे में आया था बंदा, भाग दौड़ में रेट रेस में लगा रहता है ना। तो कुछ करना है तो अपने लिए करो, है ना। लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ आपको जो मिली है तो उस लाइफ में सब कुछ अचीव करना है। तो इस पूरे किस्से में मुझे बस एक अपनी माँ से जो प्रेरणा मिली और मुझे जो माँ से आशीर्वाद मिला, वो आई थिंक मैं उसका पूरा क्रेडिट, मैं आज भी अपने सक्सेस का पूरा क्रेडिट, अपने अचीवमेंट्स का पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, मेरे माता पिता को देता हूँ। वाह सर। तो मैं नहीं समझता कि उनका आशीर्वाद के बगैर कुछ भी पॉसिबल हो पाता। आज जिस करियर की बुलंदी और ऊंचाइयों पे मैं बहुत छोटे समय में पहुंचा हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। और वो मेहनत इंसान अपने आप कर लेता है, लेकिन अगर माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए तो उस मेहनत पे जो फल देना है, उस फल देने की जो स्पीड होती है भगवान की, वो डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा कुछ है तो वो हो जाती है। नाइट्रो बूस्ट लग जाएगा उस पे, नाइट्रो बूस्ट लग जाएगा आप कह लीजिए। तो आप अपने माँ बाप का हमेशा आदर सत्कार कीजिए, दे आर गॉड ऑन अर्थ, मेरा यही मैसेज है। और आप जब ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी ठीक करेंगे, आपके बेसिक्स ठीक होते हैं ना, तो लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे सर, जैसे हमने कहा, इसके अंदर अपने माँ बाप की ब्लेसिंग बड़ी काम आती है, आपको एक नाइट्रो बूस्ट की तरह काम करती है। लेट्स जस्ट कम टू नेक्स्ट टॉपिक। सर, इसमें से मुझे पूछना था, आपने जब बताया कि मैं लेस ब्राउन, जॉन अशरफ, ब्रेन ट्रेसी, कोई फेवरेट लाइन या कोई फेवरेट डायलॉग कोई याद है इनका, या कुछ लाइन लगती है कि इनकी कोई लर्निंग? लेस ब्राउन एक बड़ा अच्छा एक बात बोलते हैं, नो मैटर हाउ बैड इट इज और हाउ बैड इट गेट्स, आई एम गोइंग टू मेक इट। वाओ, नो मैटर हाउ बैड इट इज और हाउ बैड इट गेट्स, आई एम गोइंग टू मेक इट। वाओ सर, आई थिंक यू हैव टू, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके मैं सेट लगाना पड़ेगा इसको, नो मैटर हाउ बैड इट इज। और एक और लाइन बोलते थे कि द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। वाओ सर, बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। अगर आपने बहुत अच्छा तगड़ा काम कर लिया तो ऑटोमेटिक रिश्तेदारों से, दोस्तों से, दुनिया से बदला लेने बैठे हो, अगर बदला लेना है और कुछ करके दिखाना है तो अपना सक्सेस इतना बड़ा करो कि वो बदले का जवाब सक्सेस से मिले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आशा करते हैं राहुल माइंडसेट भी सक्सेस में जाएगा। आशा करते हैं ऑथर शेरी सर, वो तो ऑलरेडी हैं वहाँ पर और ऊपर जाएंगे, तो बिलीव हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम स्टोरीज को लेके चल रहे हैं सर अभी, है ना। स्टोरीज आई बिलीव बहुत कनेक्ट करती है। शेयर अ स्टोरी व्हेन यू फेल्ड आफ्टर टेकिंग एक्शन, हाउ डिड यू रिकवर, कीप मूविंग। जो इससे मुझे लगता है इससे लगातार एक लाइन के जुड़ी हुई है, आप करके हार गए थे और फिर दोबारा आपने फिर उठना स्टार्ट किया। आई थिंक मेरे जो पूरा करियर ग्राफ है उसमें देखेंगे तो एक दौर ऐसा आया था जब मैं लिखता था, किताबें लिखता था। तो जब मैं लिखता था तो उस समय एक दौर ऐसा आया था कि मुझे लगता था कि मैं कितना लिखूंगा, बस करो, अब हो गया, बहुत लिख लिया, बड़े सारे ब्लॉग लिख लिए, बड़े सारे ट्वीट लिख लिए, बस करते हैं। से अपनी कितना बोला ना, जो ये इमोशन है ये आपका कहीं कहीं अटैच हो रहा है, प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं आपका इमोशन भी सेम सर से मैच कर रहा है, ज़रूर यस लिखिएगा। जो आपने बात की, अरे कितनी वीडियो बनाऊंगा, अब हम बनाते हैं, कभी लगता है वीडियो जा ही नहीं रही, कितनी वीडियो बनाऊंगा, कितने ब्लॉग्स बनाऊंगा, कितना लिखूंगा, कितना टाइप करूंगा, कितना काम करूंगा। तो लगता है ये सब पेन पॉइंट है एक। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर एक चीज़ समझ में आई लाइफ में कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स एंड स्वीट कजन ऑफ मास्टरी। Repetition is the mother of all skills and sweet cousin of mastery. Sweet cousin of mastery. तो अगर आपको मास्टरी लाइफ में हासिल करनी है ना, तो रेपिटेशन करते जाओ, बार बार करते जाओ। वो एक मूवी आई थी बड़ी अच्छी जिसमें कराटे किड, हाँ, तो उसमें जब बच्चे को कराटे सिखाता है ना, उनका उसका जो कोच होता है वो उसको कहता है कि ये जैकेट ना बस ऐसे घुमा घुमा के पहनते जाओ, घुमा घुमा के। तो वो पूछता है कितनी बार पहनना है, वो कहता है 100 टाइम्स पहनना है। तो वो पहनता रहता है, पहनता रहता है, पहनता रहता है, पहनता रहता है, पहनता रहता है। वो कहता है 100 टाइम हो, कहता है और 100 टाइम पहनना है। अच्छा। फिर वो पहनता रहता है, फिर दोबारा पूछता है कितना है, फिर कहता है और 100 टाइम। वो कहता है कितने 100 करने हैं, कहते 10 बार 100 करने हैं, 1000 टाइम करना है। तो वो बेसिकली उस बच्चे को ये सिखा रहा था कि अगर तू ये मूव सीख गया, ये हाथ का मूवमेंट सीख गया, तो ये हाथ के मूवमेंट से ही तू कराटे सीखेगा।
और इससे तेरे हाथ का और ब्रेन का अलाइनमेंट आ रहा है, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो आप किसी भी चीज में निपुणता पाना चाहते हैं, या तो आप ब्लेस्ड हैं AR रहमान जी की तरह, या तो आप ब्लेस्ड है सचिन तेंदुलकर की तरह, या तो आप ब्लेस्ड है माइक टाइसन की तरह, जिन्होंने अपनी अर्ली एज में अपने करियर के साथ एसोसिएशन कर लिया। ऑब्वियसली। मतलब उनको छोटी उम्र में समझ में आ गया था कि मैं इसी के लिए ही बनाऊं, और स्टार्ट कर दिया काम दिन तो रात। बहुत रूहानी बात हो गई ना कि अगर 7 साल का AR रहमान को पता लग गया कि मैं संगीत के लिए बनाऊं, और संगीत बजा रहा तो लोग ताली बजा रहे। 7 साल का बच्चा कितना होता है? 14 साल का बच्चा पाकिस्तान के सबसे फास्ट पेस बॉलर को चौक के छक्के मार रहा है, 14 साल का बच्चा इंडियन क्रिकेट टीम में। आप क्या समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये बेसिकली आप उसी के लिए बने हो ना, तो या तो आपको ये समझ में आ जाए कि आप इसके लिए बने हो, मुबारक है, उससे बेहतरीन कोई बात नहीं है, या फिर आप जर्नी में चल रहे हो और एक मोमेंट ऐसा आएगा तो आपको लगेगा इसके लिए बना था मैं, इसके लिए। तो वो जर्नी पे चलना पड़ेगा। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। तो चलना तो पड़ेगा। सफर तो है, हाँ, धूप तो है, परेशानी है, दिक्कतें है, गड्ढे हैं, रोड़ी है, पत्थर है, मिट्टी है, आंधी है, तूफान है, पर चलना तो पड़ेगा, है ना। तो यही जिंदगी का सफर है। तो जब चलोगे तो कहीं ना कहीं मेरे को भी लाइफ में ये समझ में आया कि मुझे लिखना बंद नहीं करना। मैं लिखता रहूँगा और फिर 1-1.5 साल बाद जाके मुझे एनलाइटनमेंट हुई, यार मैंने इतना लिख लिया तो मैं इसकी किताब क्यों नहीं लिखता। बस वहीं से वो भगवान ही एक थॉट डालता है ना, जब आपकी ऑनेस्टी हो काम में, जब आप कमिटेड हो, जब आपका सेल्फ बिलीफ हो, कन्विक्शन हो आपकी, उसके बाद चीज़ें बहुत अलग होती है लाइफ में, बहुत अलग। कभी कभी लोगों को लगता है कि दो इंसान एक जैसे दिख रहे हैं ना, पर ये सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं है? सेम पढ़े लिखे हैं, सेम एरियाज में रहते हैं, घर बार भी सेम ही है, पेरेंट्स भी सेम अर्निंग करते हैं। तो फर्क यही होता है कि एक इंसान में ऑनेस्टी है, सेल्फ बिलीफ है, कन्विक्शन है, और वो कमिटेड है अपने काम के लिए। दूसरे वाले के पास इसका आधा भी नहीं है, और रिपीटेशन भी साथ लगाता कर रहा है, और वो किसी काम को करते करते उसको रिपीटेडली करता जा रहा है ताकि वो उसमें एक्सपर्ट बन जाए। तो हमेशा आपको पैशन होना चाहिए किसी काम करने का। तो 3 P's फॉलो करें। फॉलो योर पैशन, है ना, अटेन योर पर्पस, एंड स्टे इन द परसिवरेंस। फॉलो योर पैशन, अटेन योर पर्पस, स्टे इन परसिवरेंस। तो पैशन, पर्पस और परसिवरेंस, 3 P's आप फॉलो कर लें, लाइफ में अलाइन हो जाएंगे। जो काम कर रहे हैं उसमें कनेक्शन फील होगा, और मोटिवेटेड भी रहेंगे, इंस्पायर्ड फील करेंगे। और जिन लोगों को आप अपना कंपटीशन मानते हैं उनको कंपटीशन नहीं मानेंगे। फिर आप एक अबंडेंस माइंडसेट में आ जाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भगवान ने सबको दुनिया रहने के लिए दी है, अगर ये भी मेरे जैसा काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, करने दो। अबंडेंस तो भगवान दे रहे हैं ना, देने वाला तो ऊपर वाला, इंसान थोड़ा ना दे रहा है। तो जब आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं, क्योंकि हम बात माइंडसेट की कर रहे हैं, एग्जैक्टली सर, तो जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हैं, आप स्कैरसिटी माइंडसेट को करते थे बाय बाय, और अबंडेंस माइंडसेट को कर देते हैं हाई फाई। उसके बाद लाइफ चेंज। सर एक हाई फाई। तो फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर यू हैव टू गेट बेटर। मतलब सर आपने जो बात कही है, पैशन, परसिवरेंस और पर्पस की बात जो आपने कही है, उससे पहले हमने रिपीटेशन की है। पैशन भी आपके रिपीटेशन के बाद ही मिलता है, या तो अपने कैसे, या तो ब्लेस्ड है, या तो आपको करने के बाद ही मिलेगा। ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा कि आप सोचो पैशन मेरे पास आ गया। और पैशन करने में जो मास्टर में बात कर रहे हैं, लोग बोर हो जाते हैं सर। जैसे आपने कहा कि मैं कब तक करूँ, कैसे करूँगा, तो बोरियत का, और सर वो जो लगता है मैजिक होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा? मतलब क्या लगता है, कैसा होता होगा? जैसे अगर पैशन हमारा फॉलो कर रहे हो, हम बोर हो रहे हैं, यार मैं करते जा रहा हूँ, मैं खुद बोर हो रहा हूँ, तो वो सर कैसा है? वो थिन लेयर है, क्या है वो? पैशन फॉलो कर रहे हैं और बोर हो रहे हैं, ये तो बात वैसी होगी कि मैं गाड़ी उसी रास्ते पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पहुँचने पर पहुँच नहीं पाया। पैशन फॉलो करें तो डेफिनेटली आप पहुँचेंगे, क्यों नहीं पहुँचेंगे? बस आपको कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आ जाता है अपने अंदर, आपके अंदर एक फॉल्स बिलीफ क्रिएट हो जाता है। वो भी तब होता है जब हम अपने अंदर के आदमी को सुनना शुरू कर देते हैं जरूरत से ज्यादा, नेगेटिव आदमी को। और वो एसेस करना बहुत जरूरी होता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ध्यान से समझिए कि जो भी अंदर से कन्वर्सेशन हो रहा है आपके अंदर, इस समय अगर कन्वर्सेशन हो रहा है, उस कन्वर्सेशन में वो बातें करी जा रही है जो आपको कहीं आगे लेके नहीं जाएंगे, तो समझ लेना वो इंडिकेशन है कि वो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं। ओके। और जो चीज़ आपको ये कह रही है, नहीं सुबह उठना है, नहीं जिम जाना है, नहीं पढ़ाई करनी है,
नहीं जॉब में आगे रहना है, नहीं मैं 14 घंटे काम करूंगा, नहीं मैं सैलरी हाइक के लिए जो होगा अपना बेस्ट करूंगा। जो चीज़ आपको आगे लेके जाने के लिए हो रही है दिमाग के अंदर, वो इमोशन आपका हमेशा पॉजिटिव है, उसी को सुनना है, उसी के ऊपर अमल करना है, उसी को लेके आगे बढ़ना है और वही आपको आगे पहुंचाएगा। एग्जैक्टली जो आपको कहती है कि सुबह उठो, जागो, ब्रश करो, रूटीन करो, टाइम पे जाओ, टाइम पे आओ, टाइम पे सो, टाइम पे खाओ। उठना पसंद नहीं है, बात करना पसंद नहीं है, सेल्स करना पसंद नहीं है, मतलब अपनी लर्निंग करना पसंद नहीं है, स्किल करना पसंद नहीं है, तो जो पसंद नहीं है और जो माइंड बोलता है वो अच्छा है, दैट इज़ अ पॉजिटिव माइंड। अगर आपका भी ऐसा रूटीन है, आपका भी कुछ दूसरा माइंडसेट, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका माइंडसेट कैसा है। आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज करा, सेल्स। हम हमेशा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ अपने आप को बेच रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो स्टॉप सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट। एग्जैक्टली स्टॉप सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट, यानी कि अपने आप को कम बेचना, कम हाँकना बंद करो। कि मैं तो बेकार हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, पीला हूँ, नीला हूँ। सो दिस इज नोन एज सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट। एग्जैक्टली। मैं ये कर सकता हूँ, मैं गुड़गांव में 4 BHK ले सकता हूँ, मैं अपना एक फार्मा खरीद सकता हूँ, मैं BMW ले सकता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता हूँ। ये नाउ यू आर सेलिंग योरसेल्फ बिग। तो जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हुए, जैसे मुकेश अंबानी है, सर रतन टाटा है, किशोर बिलियानी है, या अमन गुप्ता है, तो जितने भी लोग हैं, या पीयूष जैन है लेंसकार्ट के, तो ये जितने भी लोग हैं, ये एक विजन के साथ चले हैं और उस विजन को लेकर के पकड़ के रखा है इन्होंने, तभी बदलाव आया। कोई जरूरी नहीं है आप बहुत बड़े बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा है आपके पास। तो इट इज ऑल अबाउट वन थिंग, इट स्टार्ट्स विद M, इट एंड्स विद T, माइंडसेट। वाह, राहुल माइंडसेट पे साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि स्टार्ट विद M, स्टॉप विद T। माइंडसेट के साथ चलेंगे और वो भी एक्शनेबल माइंडसेट जो कि आपको अच्छा बनाता है, वो आप बढ़िया कर पाएंगे लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते सर। कैन यू टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू एक्शन इंस्पायर्ड अदर्स? कोई ऐसा एक्शनेबल टाइम जिसके अंदर आपके एक्शन किसी को इंस्पायर किए, मे बी विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट, आपके जाने बचाने बिना आपके एक्शन से किसी को आपको इंस्पिरेशन मिली। मुझे सर ये तो पूरी फहरिस्त होगी, स्टिल आपको पहली बार क्या लगा कि यार मेरे एक्शन से, मेरे बात बोली से, मेरे चाली से और मेरे समझाने से किसी की लाइफ चेंज हो गई है? ऐसा बहुत बार ही हुआ है और ऐसे बहुत सारे लोग मिलते भी हैं, अमूमन फैन मोमेंट बन जाता है वो, जब लोग मिलते हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि सर मैंने आपको वहाँ सुना था, सर मैंने आपको इस कम्युनिटी में सुना था, सर मैंने आपको इस प्रोग्राम में सुना था, सर मैंने आपका ये सेमिनार देखा था। तो बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे भी देखते हैं हमारा जो चैनल है, और बहुत सारे लोग जब फिजिकली मिलते हैं कभी, तो एक फ़ैन मोमेंट हो जाता है। तो ऐसे मोमेंट्स तो बहुत सारे आए हैं। मुझे याद है कि मैं एक बार सुभाष नगर पैसिफिक मॉल में था, मेरी डॉटर का बर्थडे था, तो करीबन 4-5 बच्चे वहाँ पे वॉक कर रहे थे और वो बच्चे मुझे दूर से देख रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। तो मैं भी ऐसे, जैसे आप स्माइल कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही स्माइल करा। तो वो बच्चा मेरे पास आया और मेरी वाइफ साथ में खड़ी थी और उस बच्चे ने मेरे पैर हाथ लगाए। अच्छा। तो मैंने कहा बेटे मैं आपको जानता नहीं, आप कौन है? तो कहती सर आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैंने कहा वो कैसे? कहते सर याद है आप ITS यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने आए थे और आपने एक बात बोली थी, सर उस लाइफ में उस बात को मैंने पकड़ के जिया और मुझे सक्सेस मिला है। तो सर क्या बात थी सर वो? और वो बात यही थी कि मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली थी उस समय, जो मुझे बाद में याद आई। मुझे पहले उस टाइम तो याद नहीं आई कि मैंने ऐसा क्या बोला था। अच्छा। तो उस बच्चे ने लिंक्डइन पोस्ट डाला और लिंक्डइन पोस्ट पे उस बच्चे ने वो फोटोग्राफ डाली हमारे साथ क्लिक करके, और मैंने उनको वहाँ सिखाया था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब होता है रेंडर मोर सर्विसेज देन यू आर पेड फॉर एंड सून यू विल बी पेड मोर फॉर द सर्विसेज यू रेंडर। यानी कि कहने का मतलब ये, हिंदी में थोड़ा ऊपर से हल्का निकला मेरे यानी कि आप पहले ऑर्गेनाइजेशन को वो सर्विसेज दे जो आपको पैसे दे रहे उससे ज्यादा दे, और बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा कि आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे उसी काम के लिए जिसके लिए आपको पहले कम मिल रहे थे। रेंडर मोर सर्विसेज देन यू आर पेड फॉर एंड सून यू विल बी पेड मोर फॉर द सर्विसेज यू रेंडर। वाह। तो जब मैंने उस बच्चे को ये चीज सिखाई थी, मैंने तो वहां पे काफी बच्चों को सिखाई थी, लेकिन उस बच्चे के दिल में उतर गई वो बात। उस बच्चे ने उसको सीरियसली ले लिया, उस बच्चे ने उसको वहाँ अप्लाई कर दिया, उसको वहाँ सक्सेस मिला। वो बच्चा यंग था अभी, वो आके अपने फ्रेंड्स के बीच में आके मुझे मॉल में पैर छू रहा है। तो मेरे लिए वो यूरेका मोमेंट बन गया। और उस बच्चे ने जब मुझे वो बात वहाँ पे रिमाइंड कराई तो मैं बहुत अमेज हुआ कि ये बच्चा वाकई मेरी बात को इसने सीखा। तो ऐसे मोमेंट बहुत सारे आए। तो ये एक ऐसा मोमेंट था जो मुझे आज भी याद है, क्योंकि
ये देख करके मेरी फैमिली वाले कहते हैं वाह भाई क्या बात है। सो एक ऐसा मोमेंट होता है जब हाँ। आपकी फैमिली भी आपको देखती है। हाँ। वो मैंने ऐसा बहुत जगह होता है कि चाहने वाले जानने वाले हर जगह मिल जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। ईश्वर ने एक पर्सनैलिटी बख्शी है, तो मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने फैन फॉलोअर्स, अपने जो मेंटीज हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसा इमेज बनाया जिसमें कि लोग आज कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज ट्राई टू गिव वैल्यू। तो वैल्यू क्रिएशन के बिजनेस में हूँ मैं। तो जब मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ किसी के लिए, तो वो वैल्यू क्रिएशन हमेशा मल्टीपल टाइम्स फोल्ड होकर वापस आती है। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, यू हैव नो आइडिया, आज आपका ये पॉडकास्ट अगर किसी एक ऐसे बच्चे ने सुन लिया जो गांव के उस कोने में बैठ के ये सोच रहा है कि कैसे मैं अपना माइंडसेट बदलूं और शहर में जाके अपना करियर बनाऊं, अगर आज हमारे कुछ की हुई बातें उस बच्चे तक पहुंच गई इस पॉडकास्ट से, तो वैल्यू क्रिएशन तो आपने करा, आपने मुझे बुलाया, तो उसका क्रेडिट पहले आपको जाएगा क्योंकि पॉडकास्ट आपका है। मैं आया एज अ गेस्ट, मैंने वैल्यू क्रिएट करा आपके साथ, क्यों? क्योंकि आपके सवाल वैसे थे। तो उस बच्चे के लिए वैल्यू क्रिएशन हो गया और वो बच्चा आपको और मुझे कभी भी नहीं भूलेगा। वाह सर। तो यू नेवर नो कि कब वैल्यू क्रिएशन आप करो और किसका फायदा हो जाए। तो बिलीव इन वैल्यू क्रिएशन ऑलवेज। सो जो देख रहा है और आप किसी गांव के कोने में या घर के कोने में या पीजी में बैठ के अब ये वीडियो देख रहे हो या किसी चाय की दुकान में वीडियो देख रहे हो, तो आपको वैल्यू क्रिएशन मिल रही है इससे, तो प्लीज़ अभी भी येस रखें, जिससे हमारा मोटिवेशन हाई होगा, जिससे हमारी मेहनत हाई होगी जो हम दे रहे हैं। तो सर आई बिलीव कि बहुत बड़ा दायरा है इन एक्शनेबल चीज़ों की बात करने का, बट हमारे पास दायरा है एक पॉडकास्ट को फिल्म करने का और एक वीडियो को सेट करने का। तो इस दायरे में रहते हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, एक बहुत इमोशनल क्वेश्चन, और मुझे लगता है आपसे मैंने प्रीवियसली बात की थी और बताया मुझे, और से अटैच है वो। आपने बताया मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए जीवन दाता है, उन्होंने मेरे को सब कुछ दिया है, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। उनसे आप क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे आप क्या फिलॉसफी लेके आए हो, और आपने बताया आपका रिलेशन विद योर फादर, व्हाट इज द रिलेशन विद योर फादर, और वो क्या कहानी रही थी? मेरे फादर के साथ मेरे टर्म्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी तो उस समय हमारे घर के कुछ हालात ऐसे थे जिसमें मेरे फादर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आए हुए थे और मैं उस चीज़ के बारे में जानता नहीं था। उसकी वजह से वो अपने आप को नशे में रखते थे ताकि वो उस चीज़ को फेस कर पाए नशे में, यानी कि उसको काइंड ऑफ ना फेस करे। अच्छा। मतलब सामने वाले को लग रहा है वो फेस करे, लेकिन वो नशे में है तो उनको लग रहा है कि आए गई बात हो गई। अच्छा। किसी तरीके से मैं उस बात को इग्नोर करूँ। लाइफ में कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसका सामना आपको करना पड़ता है, आप करना नहीं चाहते। अच्छा। तो शायद वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे कि वो उसका सामना कर पाए, क्योंकि कुछ कर्ज ज़्यादा हो गया था उनके ऊपर, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते थे, जिसके चक्कर में वो बहुत नशा करने लग गए थे। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और कभी कभी मैं अपने पिताजी की हेल्प करता था, वो इधर उधर गिरते हुए चलते थे, तो मुझे थोड़ा शर्म आती थी अपने फ्रेंड सर्कल के सामने अपने फादर को ऐसे घर तक लाते हुए। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था। मुझे लगता था कि पापा ये सब क्यों कर रहे हैं, मेरी इमेज कितनी डाउन हो रही है मेरे फ्रेंड्स के आगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने लग गया था इस चीज़ को लेके। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मेरे पिताजी को एक बारी ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद चीज़ें बहुत बदली मेरे साथ लाइफ में। मुझे एक्चुअली पता लगा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े मोटिवेशनल माइंडसेट के आदमी थे। अच्छा। दो वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, क्योंकि वो अपनी बात जल्दी से किसी को जाहिर नहीं करते थे, अपने दुख भी किसी को जाहिर नहीं करते थे, अपने ऊपर लेते थे, जेब में रख के। हाँ अपने ऊपर लेते थे, क्योंकि वो शायद अपने पापा से यानी कि मेरे दादाजी से वो चीज़ सीखे, कैरिड फॉरवर्ड हो जाती है। क्योंकि पुराने ज़माने के लोग थोड़े डिफरेंट थे, हम जो अभी मिलेनियल्स हैं हम थोड़े डिफरेंट हैं, जेन ज़ी और भी डिफरेंट है। तो हम लोग थोड़े डिफरेंट हैं, हमारा लीग अलग है। हमें चाहिए प्रैक्टिकल फेयर बात, नहीं समझ में आ रही साइड हो, स्टेप बैक हो जाओ, दूसरे के साथ चले जाओ। तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते थे। तो जब मेरे फादर के बारे में समझ में आया कि मेरे पिताजी ने बहुत सेक्रीफाइस करा और मेरे पिताजी ने बहुत मुश्किल वक्त देखा और उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करी। तो गुस्सा नहीं आता था फिर आपको जब देखते? बहुत गुस्सा आता था और मैं उस एंगर को चैनलाइज नहीं कर पाता ठीक से। लेकिन मेरी सिस्टर थी, शी इज ऑल्सो नो मोर, उसने मुझे एक चीज़ समझाई कि अगर हम गुस्सा करते हैं ना तो उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर बाद में पहले तुम्हारे ऊपर खुद का आता है। तो मैं उसकी ये बात भी समझा, लेकिन इस गुस्से वाले फेस को भी बहुत धीरे धीरे मैंने कम किया। और मेरे पिताजी को जब मैंने आफ्टर ब्रेन हेमरेज एक बार कहते हुए सुना कि बेटा मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया। अच्छा। बस मेरी एक यही ब्लेसिंग है तेरे को कि तू बहुत आगे बढ़े, तू अपने विजन में या अपने गोल में कामयाब हो। क्योंकि उस समय मैं
वो विजन ले चुका था 1 मिलियन स्पीकर्स का और पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी बनाने का मेरा ऑलवेज एक विजन रहा, तो मुझे ब्लेसिंग्स देते थे। फिर मुझे धीरे धीरे अपने फादर से बहुत प्यार हो गया और मैं वही प्यार जो बचपन में था वही प्यार कनेक्ट हो गया, और मैं ब्लेस्ड अपने आप को फील करता हूँ कि लास्ट 3-4 साल मैंने उनके साथ बहुत अच्छे गुजारे, उनको समझ के गुजारे, जो शायद मैं इन बिटवीन कहीं लॉस कर गया था। बिकॉज कई बार क्या होता है, जो चीज़ हम सामने से देखते हैं ना वो वैसी नहीं होती, ठीक है ना, तो चीज़ें अलग होती हैं। तो जब वो मैच्योरिटी मेरे अंदर आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे समझ में आया कि माई फादर वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड ही हैज़ गिवन मी सो मच, आई कैन नॉट इवन पे हिम बैक विद जस्ट सेइंग थैंक्स। मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उनका कंट्रीब्यूशन। आज उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं के विश्वास है मेरे ऊपर, या उन्हीं की दी हुई एटिकेट्स हैं जो आज मेरे अंदर है और मैं उसको लाइफ में अपना रहा हूँ और बहुत लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। सो आई एम ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड टू माई फादर। लव यू डैड। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर आपने बताया कि सर के पास, आपके फादर के पास एक जिम्स थे, माँ उनका मोटिवेशनल माइंडसेट था, तो आपके फादर के थ्रू हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि कौन से ऐसे जेम्स थे जो आपको फिर लर्निंग मिले, कौन से सीक्रेट के ताले आपने खोले थे जो आपको मिले बाद में कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने अपने फादर से पूछा हाँ। कि पापा ये लोग इतना अमीर कैसे बन जाते हैं। हाँ। तो मेरे फादर ने ड्रिंक का एक गिलास बनाया हुआ था, ड्रिंक पी पहले, कहता यार तू हमेशा ना सही सवाल गलत टाइम पे पूछता है। कहता है बेटे साधु बनना पड़ता है। अच्छा। मेरे को देख, मैं साधु बना, मतलब अब मैं सोच रहा हूँ पापा के हाथ में तो शराब का गिलास है, साधु बनने वाली बात क्यों कर रहे हैं पापा। तो एक्चुअली में वो एक मेटाफोर था, वो मुझे कहना चाह रहे थे कि जब आप साधु बनते हो तो किसी चीज़ में लीन हो जाते हो, किसी चीज़ में अंदर चले जाते हो। तो मैं पढ़ाई में इतना लीन हो गया कि मैं टॉपर था। मेरे फादर बहुत इंटेलिजेंट थे, ही वॉज 12th क्लास टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर, कॉलेज में टॉपर, FSC में टॉपर, BSc में टॉपर, तो कॉलेज के टॉपर रहे वो। तो कहते थे कि बेटा मेरी मदर ने मुझे जो सिखाया मैं तुझे वही समझा रहा हूँ कि साधु की तरह करना है। कहता मैं साधु की तरह पढ़ता था, लेकिन मैं साथ साथ एंजॉय भी पूरा करता था। जेम्स बॉन्ड की पिक्चर आती थी, मैं जाके देखता था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था। अच्छा। मेरे फादर को जेम्स बॉन्ड बहुत पसंद थे। तो लेकिन मैं तेरे को यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि तुझे अगर आगे बढ़ना ना तो साधु बन जा। कहने का मतलब उस चीज़ का मास्टरी कर, एक्सपर्ट कर, कोई एक स्किल पकड़ ले, मास्टरी कर उसकी। तो पकड़ी सर तो मैंने फिर वो पब्लिक स्पीकिंग को पकड़ा, मास्टरी करी। तो आई ऑलवेज से दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकिंग कोच, बट आई एम एन एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकिंग स्टूडेंट। वाह। तो ये माइंडसेट है स्टूडेंट वाला भी। ये भी माइंडसेट है, ये भी माइंडसेट है। ये माइंडसेट की बातों में ये माइंडसेट है सर। आगे बढ़ते हुए, लास्ट खत्म करते हुए, थोड़ी चंद चीज़ें हम जानते हुए, अब लास्ट आपने सर मुझे लगता है बहुत सारे डायलॉग्स ऑलरेडी दे दी। क्या बेहतरीन डायलॉग्स आए हमारे पास, हैं एलिस ब्राउन के आए हैं, ब्रेंट ट्रेसी के आए हैं, जॉन अशरफ के आए हैं, जो आपने पहले बात की, आपके फादर के डायलॉग आ गए, साधु बनने वाली बातें आ गई, आपकी पुरानी मदर की स्टोरी आ गई इसके अंदर, आपकी हरकत बरकत वाली बात आ गई इसके अंदर। पूरा हमने एक्शन ओरिएंटेशन बनाया हमने कि अगर गिर गए तो खड़े हो जाओ, चलो उठो, करते रहो। अब कुछ ऐसे चंद डायलॉग्स हैं जो आपके जेब में रखे हुए हमेशा आपके करीबी हैं, कुछ देना चाहेंगे अपने हमारे श्रोताओं को? जो लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जिसमें आप कभी ना कोई काम पहली बार करेंगे। हो सकता है जॉब पहली बार करें, गर्लफ्रेंड को पहली बार प्रपोज करें, या फिर कोई व्यापार पहली बार करें, गाड़ी पहली बार चलाएं, फ्लाइट में पहली बार जाएं, तो कहीं ना कहीं डर आता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो काम कभी ना किया हो वो काम हमेशा डर के नहीं करके आता है। जो काम कभी ना किया वो डर के नहीं, हमेशा करके आता है, करके आता है। उसे करने में बिलीव करो, बिलीव इन एक्शन, एंड एक्शन में जब आप बिलीव करोगे देन यू विल मेक एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट, ये वैल्यू है आज की। वाओ सर। लास्ट आपको विजन, आपने से बताया कि मुझे 1 मिलियन करने, एनीथिंग एल्स विजन, आपका यही विजन है? प्लीज दोबारा रिपीट कीजिए सर एक बार विजन, आपके चैनल का नाम, आपकी चीज़ें रिपीट कीजिए। श्योर। मेरा जो मिशन है वो है 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स बाय 2030, which should add lot of value to the विकसित भारत मिशन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और दूसरा, मैं जो बिलीव करता हूँ वैल्यू क्रिएशन में करता हूँ। आप कहीं पर भी अटके हो, कहीं स्टक हो, बस स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू पीपल, यू विल सून फाइंड योरसेल्फ इन ट्यून, इन कनेक्शन, इन सिंक विद वेयर यू वर लैकिंग। और आप मुझे YouTube पे फॉलो कर सकते हैं, ऑथर शेरी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है फेसबुक पे, पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी के नाम से। उसमें बहुत सारे
मिनी ग्रुप्स चल रहे हैं, तो वी आर एन कम्युनिटी ऑफ ओवर 1 मिलियन पीपल नाउ ऑन फेसबुक, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। और बहुत एक्टिवली हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएशन अपनी कम्युनिटी के साथ करता हूँ, चाहे नई नई किताबें बताना हो, चाहे सेल्फ डाउट से बाहर आना हो, मोटिवेशनल वीडियो हो, थॉट लीडर्स के कोट्स हो, या मेरे खुद के अपने बनाए हुए वीडियोज़ हो। तो आई ऑलवेज बिलीव कि आप जिन लोगों के आसपास रहते हैं आप वैसे बन जाते हैं। सो यू बिकम द पर्सन यू आर सराउंडेड विद। What kind of mindset do you have? यस जैसे माइंडसेट वैसे जैसी संगति वैसी रंगति, यस जैसे हमारा माइंडसेट वैसा आसपास। तो आई बिलीव सर आपका विजन है और ये मैसेज है। सो कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आपको राहुल माइंडसेट में बैठते बहुत हुए? अच्छा, मजा आया वेरी सर? नाइस, थैंक यू सो मच राहुल जी। सर अब जो आपने लोगों ने सुना है, इन सारी बातों को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आइए। इम्प्लीमेंटेशन से एक्शन होगा, एक्शन से काम होगा, काम से आपको जो सर ने वैल्यू बताई है वो वैल्यू मिलेगी। और आपकी लाइफ में जैसे वो पर्सन ने उनके पैर छुए थे और आए थे, उनकी लाइफ चेंज हो गई थी, ऐसे भी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, मगर आपको एक्शन लेके इम्प्लीमेंटेशन करके अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। कैसा आपको लगा इस पूरी वीडियो में? इन सारे सीक्रेट्स को, इन डायलॉग्स को रटने के बाद, जानने के बाद, बार बार इस वीडियो को देखें, इसको रमें, रिपीटिशन करें, इस वीडियो को मास्टर करें, देन अपनी जिंदगी में उतारें। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन राहुल माइंडसेट, माय प्लेजर, जिस पे माइंडसेट की बातें हुई, वैल्यू की बातें हुई। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।